हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। इसके साथ मैं नीतू का एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपने परिवार ट्विंकल्स गुरुकुल पर। सो गाइस, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो जल्दी से एक बार इसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और इसी के साथ हम लोग शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की, आज की कहानी की। डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम की। आज है हमारी क्लास थर्ड। तो शुरुआत करेंगे ग्लैंड्स से। तो अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने जो डिस्कस किया है, अभी तक मैम अचानक से कैसे क्लास हो स्टार्ट हो गया? मैं तो अभी अच्छा, अचानक से नहीं स्टार्ट हुआ है, क्लास मॉर्निंग से लगी हुई थी आप लोगों की। सुशांत जी जो क्लास लगी हुई है, सुशांता, क्लास मॉर्निंग से लगी हुई है। अच्छा, क्लास 01 अभी तक नहीं आया यार। ये क्लास 01 02 ने ना बड़ा परेशान कर दिया है। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, मिल ही नहीं रही है। चलो कोई नहीं, देखते हैं कोई तो सोल्यूशन निकलेगा। नहीं निकला तो मैं दोबारा लूंगी क्लास। चलिए। सो दिस इज द क्लास 03 ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की ये क्लास थर्ड है। अब अगर मैं इस थर्ड क्लास की बात करती हूँ, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी द ग्लैंड्स। बेसिक पार्ट हम लोगों ने जान लिया था, व्हाट आर द एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स हम किसे कहते हैं, किस किस तरीके से ग्लैंड से क्वेश्चन पूछ लेता है, इन सभी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? अब एक एक ग्लैंड को उठाते हैं और उसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि किस ग्लैंड का हमारे शरीर के अंतर्गत क्या कार्य है। अच्छा, जो आपको रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिली है, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, वो क्लास अपलोड नहीं हो पाई है। उस पे मतलब शायद या तो मुझे दोबारा लेनी पड़ेंगी वो क्लासेस, देखते हैं। एक दो दिन में या तो अपलोड हो जाएंगी वो, या फिर मैं मुझे दोबारा क्लास लेनी पड़ेंगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, यानी कि हम आज जो पढ़ेंगे ग्रंथि के प्रकार में सबसे पहले कौन से ग्लैंड को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उठा लेते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग उठाने वाले हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। किस ग्लैंड्स का क्या कार्य है और कौन सी ग्लैंड हमारे शरीर के अंतर्गत क्या कार्य करती है, एक बारी इसको नजर से निकालेंगे। पहले इसको ना पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, वरना फिर नोट्स देने में प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए। आई एम वेरी फिट एंड वेरी फाइन, मैं बहुत अच्छी हूँ। चलिए, मैं बहुत अच्छी हूँ। क्लास नोट्स नहीं मिला है, वीडियो भी क्लास नोट्स और वीडियो आपको दोनों चीज मिल जाएंगी। मतलब अभी तक अपलोड नहीं हुई है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। ठीक है, इस कारण से अपलोड नहीं हुई है, हो जाएंगे। चलो, आते हैं, बढ़ते हैं आगे। कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। चलिए भाई, डन। सो लेट्स स्टार्ट। तो ग्लैंड्स में आज जो हमें डिस्कस करना है, वो करनी है एक एक करके ग्लैंड्स को उठाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बहिश्रावी ग्रंथि को। अब अगर मैं बहिश्रावी ग्रंथि की बात करती हूँ, तो बहिश्रावी ग्रंथि में आपको पता है सबसे पहले एक ग्लैंड हमने पढ़ी थी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं टीयर ग्लैंड या फिर लेक्राइमल ग्लैंड के नाम से। जिसको हम जानते हैं टीयर ग्लैंड, या फिर इसी को हम किसका नाम देते हैं? लेक्राइमल ग्लैंड का नाम देते हैं टीयर ग्लैंड, या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं लेक्राइमल ग्लैंड के नाम से। लेक्राइमल ग्लैंड का मतलब क्या है? यानी कि सीधा सीधा इस ग्रंथि को हम जानते हैं अश्रु ग्रंथि के नाम से। लेक्राइमल ग्लैंड, या फिर हम किसका नाम देते हैं? तो भाई इस ग्रंथि को हम जानते हैं अश्रु ग्रंथि के नाम से। ठीक है। अब जो टीयर ग्लैंड है, सबसे पहला पॉइंट, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो हमारी आंखों के अंतर्गत पाई जाती है। इट इज फाउंड इनसाइड आईज। कहाँ पर पाई जाती है? हमारी आंखों के अंतर्गत ये पाई जाती है। फाउंड
इनसाइड आईज, यानी कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारी आंखों के अंतर्गत। ठीक है, ग्लैंड्स का कार्य क्या है? आंखों के अंतर्गत ये पाई जाती है। कहाँ पर होती है? देखो, आप देखोगे ना हमारी आंखों में, ये हमारी आंख है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है आंख के, ये लेक्राइमल ग्लैंड है। यहाँ पर जो ग्लैंड पाई जाती है, ये वाली ग्लैंड और ये ग्लैंड, दीज आर द लेक्राइमल ग्लैंड। ये क्या है? हमारी अश्रु ग्रंथि है, जिनको हम लेक्राइमल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है सरकार। ये जो लेक्राइमल ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड है, इसका कार्य क्या है? अगर हम इसके कार्य की बात करें, अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, तो इसका फंक्शन क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा कि नाम में ही लिखा हुआ है टीयर ग्लैंड या फिर लेक्राइमल ग्लैंड। तो इसका सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? सबसे पहला फंक्शन भाई इसका है फॉर्मेशन ऑफ टीयर। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है फॉर्मेशन ऑफ टीयर, यानी कि अगर मैं यूं कहूं तो ध्यान रखिएगा, अश्रु का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ टीयर या फिर अश्रु के निर्माण की अगर हम बात करते हैं, तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है आंसू का निर्माण। ये क्या करता है? हमारे आंसू के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे आंसू के अंतर्गत, ये क्या करता है? हमारे सॉरी हमारे आंखों के अंतर्गत ये क्या करता है? आंसू का निर्माण करता है। ये आप बेसिक फंक्शन इसका जान चुके हैं। अब इसको ना हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इसका फंक्शन क्या है, एक्चुअल में इसका कार्य क्या है। इसके सारे फंक्शंस की बात करेंगे, इसके सारे कार्यों की हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं लेक्राइमल टिश्यू की बात करती हूँ, लेक्राइमल टिश्यू जिसको हम जानते हैं, लेक्राइमल टिश्यू या फिर लेक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं अश्रु ग्रंथि के नाम से। सबसे पहला कार्य, ये जो ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड का या फिर इस ग्रंथि का कार्य क्या होता है? अगर मैं इस ग्रंथि के कार्य की बात करूं, तो इस ग्रंथि का कार्य होता है, ये हमारे आंखों को मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करती है। सबसे पहला काम, प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड मॉइस्चर, इट प्रोवाइड मॉइस्चर टू आवर आईज, प्रोवाइड मॉइस्चर टू आवर आईज। यह हमारी आंखों को नमी प्रदान करती है, ये इसका सबसे पहला कार्य। ये ध्यान रखिएगा, यह हमारी आंखों को, यह हमारी आंखों को आर्द्रता या फिर नमी प्रदान करती है। ठीक है, इट गिव्स मॉइस्चर टू आवर आईज। ओके, अगर ये हमारी आंखों को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, भाई इसके अंदर ना एक्चुअल में एक विटामिन भी पाया जाता है। जो लेक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं, इन्हीं लेक्राइमल ग्लैंड्स के अंतर्गत एक विटामिन होता है। इनको अपने फंक्शन को पूरा करने के लिए एक विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि भाई ये क्या करती है? ये हमारी आंखों को नमी प्रदान करती है। भी आंखों को नमी प्रदान करेगी, ये इसका पहला कार्य है। और एक और कार्य हमने क्या पढ़ा? टीयर फॉर्मेशन, यानी कि अश्रु का निर्माण। को दो कार्य हमने पढ़ लिए। एक कार्य क्या पढ़ा हमने? फॉर्मेशन ऑफ टीयर। और दूसरा कार्य हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है? आंखों को नमी प्रदान करना। दोनों कार्य को पूरा करने के लिए हमारी लेक्राइमल ग्लैंड को एक विटामिन की आवश्यकता होती है, एक विटामिन की जरूरत होती है। और वो कौन सा विटामिन है? तो भाई हमारी लेक्राइमल ग्लैंड को अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरत होती है विटामिन ए की। तो हमारे लेक्राइमल ग्लैंड्स के अंतर्गत विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखना, अगर यहाँ से हमारी आंखों में विटामिन ए की कमी होती है, तो यहाँ से एक रोग हमारे शरीर के अंतर्गत होगा। और ये कौन सा रोग होगा? देखो, अगर विटामिन ए की कमी, तो आपको पता है लेक्राइमल ग्लैंड अपने फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अगर वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो हमारी आंखों को वो जो मॉइस्चर दे रही थी, वो मॉइस्चर नहीं दे पाएगी, आंखों को नमी नहीं दे पाएगी। तो आंखों में
शुष्कपन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, यदि हमारे शरीर के अंतर्गत विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन ए की कमी, ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होगा, ये सीधा सीधा किसको इफेक्ट करेगा, ये लेक्राइमल ग्लैंड के फंक्शन को इफेक्ट करेगा। इफेक्ट्स, अफेक्ट्स, आप सीधा कह सकते हो इट अफेक्ट, इट अफेक्ट्स, इट अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ, it affects the functioning of lacrimal gland। ध्यान से सुनिएगा, it affects the functioning of lacrimal gland। ये क्या करता है, ये अश्रु ग्रंथि के कार्य प्रणाली को डिस्टर्ब कर देता है। ये अश्रु ग्रंथि के कार्य को प्रभावित करता है। अगर ये कार्य को प्रभावित करता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारी आंखों में शुष्कपन आ जाएगा, हमारी आंखों के अंदर ड्राइनेस आ जाएगी। अगर इसकी कमी होती है तो यहाँ से एक रोग हमारी आंखों में होता है, जिसको हम जानते हैं ज़ीरोफ्थेल्मिया के नाम से। जिसको क्या कहा जाता है, ज़ीरोफ्थेल्मिया, या फिर इसको हम किस नाम से, शुष्क पाक के नाम से जानते हैं, या फिर शुष्क आदीपन इसको कहा जाता है। आंखों के अंतर्गत क्या होता है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, आंखों के अंतर्गत बहुत ज्यादा शुष्कपन होता है, जिसके कारण आंखों में सूजन, आंखों में बहुत ज्यादा ईचिंग, बहुत ज्यादा चुभन होनी शुरू हो जाती है। तो ये किसके कारण से होता है, देखो आपने ये तो पढ़ा है विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ज़ीरोफ्थेलेमिया होता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई जो विटामिन ए है, विटामिन ए कहाँ पर पाया जाता है, हमारी अश्रु ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। जो करता क्या है, हमारी अश्रु ग्रंथि को यहाँ पर आंखों को नमी प्रदान करने में मदद करता है। अगर लेक्राइमल टिश्यू के अंदर विटामिन ए है तो ये बहुत आसानी से हमारी आंखों को नमी, आंखों को आर्द्रता, आंखों को मॉइस्चर प्रोवाइड कर पाएंगी। नहीं है तो ये हमें इफेक्ट करेगा। दूसरा हमने क्या कहा, टीयर फॉर्मेशन में दूसरा फंक्शन हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले यहां से हमने एक डिजीज देख ली जिसको हमने कहा ज़ीरोफ्थेलेमिया। दूसरा क्या है, हमने इसके दूसरा फंक्शन देखा है कि भाई एक और फंक्शन इसका है टीयर फॉर्मेशन। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, अब ये टीयर फॉर्मेशन यानी कि ये क्या करता है, अश्रु का निर्माण। अगर ये अश्रु का निर्माण कर रही है तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दैट विच विटामिन इज प्रेजेंट इनसाइड योर टीयर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विटामिन प्रेजेंट इनसाइड योर टीयर। कहते हैं ना कि भाई अयस्क, ये जो आपके अस्क है ना, इनको मत बहाओ, बहुत कीमती है। आप किसी के लिए कभी मत रोया करो, कोई फायदा नहीं है रोने का। अगर आप किसी दूसरे इंसान के लिए रोते हैं ना, तो आप अपने शरीर से विटामिन ए की हानि कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो कीमती आंसू है उनमें आपके शरीर से विटामिन ए जा रहा है। तो भी बहुत कीमती है, मत बहाया करो किसी के लिए, ठीक है। सच तो बी स्ट्रॉन्ग, विटामिन प्रेजेंट इनसाइड ईयर। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अश्रु के अंतर्गत पाए जाने वाला विटामिन कौन सा होता है। अश्रु के अंतर्गत, अश्रु के अंतर्गत पाए जाने वाला विटामिन, पाए जाने वाला विटामिन, तो कौन सा विटामिन है जो कि हमारी आंखों के अंदर अश्रु के अंतर्गत पाया जाता है। तो भाई अश्रु के अंतर्गत पाए जाने वाला जो विटामिन है, ये है विटामिन ए। विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं, यानी कि दैट इज विटामिन ए। ठीक है भाई, विटामिन ए पाया जाता है। Then, दूसरा पॉइंट यहां से, हमारे आंसू के अंदर ना एक एंजाइम होता है, ठीक है। हमारे टीयर्स में एक एंजाइम होता है जो हमारी आंखों को साफ करने का कार्य करता है। एंजाइम प्रेजेंट इनसाइड द टीयर, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द टीयर। हमारी आंखों, हमारे अश्रु कह लो, या फिर इवन अगर हम बात करते हैं हमारे आंखों के अंदर जो लिक्विड होता है, लेक्राइमल ग्लैंड जो मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, उसके अंतर्गत एक एंजाइम पाया जाता है। आप बता सकते हैं कौन सा एंजाइम होता है, तो हमारे अश्रु के अंतर्गत पाए जाने वाला एंजाइम,
बताइए, अश्रु के अंतर्गत पाए जाने वाला एंजाइम, ये आपसे पूछा जा सकता है। पाए जाने वाला एंजाइम। भाई जितने लोगों की आज फर्स्ट क्लास है, चैप्टर चल रहा है आपका ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, जिसमें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ रहे हैं। आज हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ना शुरू किया है, डिस्कस करना शुरू किया है। ठीक है, तो आप इस क्लास को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे पहले दो क्लास हुई है जिसमें मैंने ग्लैंड्स के बारे में आपको समझाया। एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी फर्स्ट क्लास, और सेकंड क्लास में मैंने ग्लैंड्स को पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करके बताया था। ठीक है, चलिए। देखो, यहाँ पे हमने क्या कहा, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इनसाइड टीयर, हमारे अश्रु के अंतर्गत जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो हमारी अश्रु के अंतर्गत पाई जाने वाला जो एंजाइम होता है, दैट इज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नाम का, ठीक है, लाइसोजाइम, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है जो कि हमारे आंसू के अंतर्गत पाया जाता है। आंखों की सफाई, आंखों को बैक्टीरिया से बचाने का काम करता है, हमारी आंखों को इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करता है। अब इस लाइसोजाइम का कार्य क्या है, तो ये हमारी आंखों को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, हमें हमारी आंखों को रोगों से बचाने का कार्य करता है। प्रोटेक्ट्स प्रोटेक्ट्स अवर आईज फ्रॉम इन्फेक्शन। इट प्रोटेक्ट्स अवर आईज फ्रॉम इन्फेक्शन। तो ये क्या करता है, हमारी आंखों को इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करता है, आंखों को रोगों से बचाता है, आंखों को रोगों से बचाता, ठीक है, वायरल अटैक या फिर बैक्टीरियल अटैक से बचाने का कार्य करता है। ओके, तो लाइसोजाइम की कमी से हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस, इस तरीके की डिजीजेस आपको हमारी आंखों में देखने को मिल सकती है। समझे इस बात को? ठीक है, चलिए, क्लियर है इतनी, ये बात आपकी क्लियर? तो ये थी हमारी सबसे पहली ग्लैंड, हमारी आंखों के अंतर्गत पाई जाने वाली अश्रु ग्रंथि, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, टीयर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। कहाँ पर पाई जाती है, हमारी आंखों के अंतर्गत ये पाई जाती है। Right? चलिए नेक्स्ट, टीयर ग्लैंड के बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड ग्लैंड पर आते हैं, दैट इज सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम दूसरी ग्लैंड पर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिस ग्लैंड को हम जानते हैं सब्बीशियस ग्लैंड, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जानते हैं ऑयल ग्लैंड के नाम से। सब्बीशियस ग्लैंड ये दूसरी ग्रंथि है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको कहा जाता है तेलीय ग्रंथि। तेलीय ग्रंथि के नाम से हम इसको जानते हैं। इस ग्रंथि को क्या क्या नाम दिए जाते हैं, सबसे पहले ये देख लो। ठीक है, देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ग्लैंड, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम ऑयल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड का मतलब क्या है, यानी कि तेलीय ग्रंथि। ठीक है, दूसरा, अगर हम बात करते हैं ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो हमारे स्किन हेयर्स जो होते हैं ना, उन फॉलिकल्स पे पाई जाती है। देखो, ये हमारी स्किन है, स्किन से यहाँ से ऊपर से एक बाल निकल रहा है, तो ये बाल अंदर स्किन में धसा हुआ है। इसका जो फॉलिकल पार्ट है, यहाँ पर ये जो ग्लैंड पाई जाती है, हर एक बाल के फॉलिकुलर पार्ट पर ये ग्लैंड, ये जो आप देख पा रहे हो, दिस इज द सबीशियस ग्लैंड। ये ग्लैंड कौन सी है हमारी, ये होती है हमारी सबीशियस ग्लैंड, फॉलिकल पार्ट पर ये पाई जाती है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, सबीशियस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाई जाती है, तो दे आर फाउंड इनसाइड द फॉलिकल्स ऑफ द हेयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, दे आर अटैच्ड टू द फॉलिकल ऑफ हेयर्स।
मतलब बालों के छोर से जुड़ी हुई होती है, सीधा आप कह सकते हो बालों के छोर से जुड़ी होती है। जुड़ी होती है। से जुड़ी होती है। ठीक है, अब इनका कार्य क्या है, उनका फंक्शन क्या है? सबसे पहला, प्रोवाइड मॉइस्चर, दे प्रोवाइड मॉइस्चर, दे प्रोवाइड मॉइस्चर टू अवर स्किन, यानी कि स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करना, त्वचा को नमी प्रदान करना, त्वचा को नमी प्रदान करना। तो ये क्या करती है, हमारी त्वचा को नमी प्रदान करती है, हमारी स्किन को मॉइस्चर प्रदान करती है, जिस कारण से हमारी स्किन बड़ी सॉफ्ट रहती है, हमारी स्किन बहुत मुलायम रहती है। ठीक है, ये ग्लैंड सबसे ज्यादा होती है, आपको पता है मोस्ट एक्टिव, मतलब थ्रू आउट द लाइफ रहती है वैसे तो ये मोस्ट एक्टिव कब होती है, तो ये सबसे ज्यादा सक्रिय होती है प्यूबर्टी एज के अंतर्गत। मोस्ट एक्टिव अगर मैं कहूँ, यानी कि सर्वाधिक सक्रिय ये कब होती है, तो ये होती है भाई हमारी जो किशोरावस्था होती है, सर्वाधिक सक्रिय। तो ये सर्वाधिक सक्रिय कब है, तो ये सबसे ज्यादा सक्रिय होती है हमारी किशोरावस्था के दौरान, एट द प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी। ठीक है, तो ये प्यूबर्टी में यानी कि किशोरावस्था, किशोरावस्था, प्यूबर्टी, या फिर अगर हम बात करते हैं किशोरावस्था, किशोरावस्था या फिर प्यूबर्टी के दौरान ये क्या करती है, प्यूबर्टी के दौरान ये मोस्ट एक्टिव होती है, ये सबसे ज्यादा सक्रिय हमारे शरीर के अंदर रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पिंपल्स होते हैं वो इन्फेक्शन होता है, पता है, ये सेबेशियस ऑयल्स में, ये तब इन्हीं ग्लैंड्स के अंतर्गत एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन हो जाता है, जिस समय पर डस्ट हमारे स्किन में जो कैटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको लेकर के वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं, यहीं पर इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर कई बार कैसा होता है कि यही जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ये कई बार स्किन से बाहर नहीं निकल पाते, अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर येलो येलो कलर के पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, जिनको हम पिंपल्स कहते हैं। पिंपल्स क्या होते हैं, हमारे इन्हीं सेबेशियस ग्लैंड्स के अंतर्गत होने वाला इन्फेक्शन होता है, जो कि जिस पॉइंट से हेयर्स निकल रहे होते हैं उसी पॉइंट पे एक येलो येलो कलर का ऐसे लिक्विड पार्ट बन जाता है, बम्प्स बन जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम पिंपल्स कहना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे एक्ने, एक्ने हुए, पिंपल्स हुए, ये सब किसके अंदर होता है, ये सब आपको इसी सेबेशियस ग्लैंड के अंदर होते हैं, इसी ऑयल ग्लैंड के अंदर होते हैं। देखो होता क्या है यहाँ पर, ये क्या करते हैं, ये सीधा-सीधा अगर मैं कहूँ, तो ये एक केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये एक सीधा-सीधा मैं कहूँ, एक जैसे हमने सलाइवा में एक लुब्रिकेंट होता है हमारे, वो हमारे सलाइवा को चिपचिपा बनाता है। तो हमारे स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए एंजाइम होता है इसके अंदर, जिसको हम सेबम के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करती हैं, जो आपकी सेबेशियस ग्लैंड है, ये हमारे शरीर के अंतर्गत एक एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो क्या करता है, सीधा-सीधा हमारे स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, दे प्रोड्यूस अ ऑयल एंजाइम, जो हमारे स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज सेबम। ये सेबम को प्रोड्यूस करती है, और यही सेबम क्या करता है, यही सेबम हमारे स्किन को मॉइस्चर करता है। ठीक है, मॉइस्ट, मॉइस्ट स्किन, आप सीधा सीधा कह सकते हो दैट इट मॉइस्ट स्किन, ये हमारे स्किन को नमी प्रदान करता है, त्वचा को नमी प्रदान करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है? त्वचा को नमी प्रदान करता है, कौन से, जैसे हमारी, अगर हम अश्रु की बात करें, अश्रु के अंदर कौन सा एंजाइम है,
अगर हम अश्रु के अंतर्गत बात करते हैं, हमारी अश्रु के अंतर्गत कौन सा एंजाइम है? तो हमारी आंसू के अंतर्गत पाई जाने वाला जो एंजाइम होता है दैट इज लाइसोजाइम। ठीक है, अरविंद पायल कह रहे कुछ समझ नहीं आया। अरविंद पायल बेटा आपको समझ इसलिए नहीं आएगा, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तब समझ आएगा, रिकॉर्डेड है। हाँ जी, ये रिकॉर्डेड है। ठीक है अरविंद पायल, बिल्कुल बेटा ये रिकॉर्डेड क्लास है। बेटा मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, स्टार्टिंग की इस क्लास के स्टार्टिंग से बता चुकी हूँ, 2 क्लासेस में टेक्निकल ग्लिच है जो अभी तक अपलोड नहीं हो पाई है। ठीक है, वो रिकवर नहीं हो पा रही है क्लासेस, रिकवर हो जाएंगी, वो अपलोड हो जाएंगी, डोंट वरी, आप लोगों को मिल जाएंगे। रिकवर नहीं हुई है, एक ही बात को एक क्लास में मैं कई बार बता चुकी हूँ बेटा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो रिकवर नहीं हुई है अभी तक। आप लोग अभी जितने बच्चे ये लास्ट 2 क्लासेस के लिए बार-बार मैसेजेस कर रहे हैं बेटा, बार-बार मैसेजेस क्लास के लिए मत करो, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 2 क्लास टेक्निकल ग्लिच के कारण से अभी तक रिकवर नहीं हो पाई है। वो रिकवर हो जाएँगे और रिकवर होते ही वो आपके अपलोड हो जाएँगे। रिकवर होते ही वो क्लासेस आपकी अपलोड हो जाएँगी, डोंट वरी। ठीक है? बार-बार एक ही मैसेज को मत करो। तो ये कार्य किसका है? ये कार्य है हमारी दूसरी ग्लैंड जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड के नाम से या फिर ऑयल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। थर्ड, तीसरी ग्लैंड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, थर्ड ग्लैंड दैट इज द स्वेट ग्लैंड। थर्ड ग्लैंड है आपकी जिसको हम जानते हैं स्वेट ग्लैंड के नाम से। स्वेट ग्लैंड या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी ग्लैंड को हम जानते हैं पसीना ग्रंथि के नाम से। अब इस ग्रंथि का कार्य क्या है? तो ये ऑल ओवर द स्किन, हमारी पूरे स्किन पर फैली हुई है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, दिस इज फाउंड, सो दिस इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट ऑन, इट इज प्रेजेंट inside our skin, inside our skin, throughout the body, throughout the body surface, throughout the body surface। ठीक है, पूरी त्वचा पर ये हमारी फैली हुई है। समझ रहे हो? जो पसीना ग्रंथि होती है, ये है मानव की त्वचा के अंतर्गत, मानव की त्वचा के अंतर्गत पूरे शरीर की सतह पर फैली है, पूरे शरीर के सतह पर फैली है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। देखो, जो स्वेट ग्लैंड होती है इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है? तो आप सीधा कह सकते हो प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, पसीने का निर्माण। हमें पसीना क्यों आता है? तो पता है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, वी आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, अगर हम मानव की बात करते हैं, सो बेसिकली वी आर द, हम सभी क्या है? वी आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हम किस तरीके के जानवर हैं?
हम सभी के सभी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वी आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो हम सभी जो है गर्म खून वाले जानवर हैं। गर्म खून वाले जानवर, कि या फिर आप सीधा कह सकते हो गर्म खून वाले जानवर हम हैं, गर्म खून वाले जंतु। ठीक है भाई। अब देखो, अगर हम गर्म खून वाले जंतु हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स है। वी आर हैविंग द फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर। तो मानव के शरीर का जो तापमान होता है वो फिक्स्ड होता है। वी आर हैविंग द फिक्स बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो शारीरिक तापमान है वो निश्चित है। कि ब्लड में भी आपने पढ़ा है कि अगर हम अपने शारीरिक तापमान की बात करते हैं तो हमारा जो शारीरिक तापमान होता है, शारीरिक तापमान निश्चित होता है। हमारा शारीरिक तापमान जो है यह निश्चित होता है। शारीरिक तापमान निश्चित होता है। ठीक है। और कितना होता है? अगर हम अपने बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर हम अपने शारीरिक तापमान की बात करते हैं, कितना होता है? तो हमारा जो शारीरिक तापमान है, ये निश्चित तापमान की अगर हम बात करते हैं, तो शारीरिक निश्चित तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पे जाओगे तो कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वही केल्विन में जाओगे तो 310 केल्विन। तो ये हमारे शरीर का तापमान निश्चित है। ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे शरीर का तापमान कम होता है तो हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है, और अगर बढ़ता है तो इंटरनली हमारी बॉडी क्या करती है, को तब हमें ठंड लगती है, हमारे गूज बम्प्स खड़े होते हैं और वो हमारी स्किन को क्या करते हैं, स्किन पोर्स को क्लोज कर देती है, ताकि बाहर का टेम्परेचर हमारी स्किन से मिक्स ना हो जाए। हमारे शरीर को एक इंसुलेट करने का वो एक तरीके से कार्य करती है। ठीक है। और जैसे हमारे शरीर का अंदर से तापमान बढ़ना शुरू होता है, वैसे ही हमारी स्वेटिंग आनी शुरू हो जाती है, हमारा पसीना छूटना शुरू हो जाता है। अब ये पसीना छूटता है तो क्यों छूटता है? कि भाई हमारे शारीरिक तापमान को निश्चित करना होता है। जो स्वेट ग्लैंड है ये क्या करती है, यह शारीरिक तापमान को निश्चित करती है, ताकि हमारे शरीर से ये जो डेफिनेट टेम्परेचर है इसको वो मेंटेन कर पाए, इसको निश्चित रूप से वो इसको एक तरीके से नियंत्रित कर पाए। इसलिए पसीना हमारी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बॉडी हीट को लेकर के रिलीज हो जाता है। तो इसका कार्य क्या है? सबसे पहले अगर हम इसके कार्य की बात करते हैं, सो इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, इट मेंटेन्स इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्या करती है? हमारे शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यह शारीरिक तापमान, यह शारीरिक तापमान, शारीरिक तापमान को निश्चित करती है। यह शारीरिक तापमान को निश्चित करने का कार्य करती है। या फिर आप सीधा कह सकते हैं शारीरिक तापमान को नियंत्रित करती है। शारीरिक तापमान को नियंत्रित करती है। ये क्या करते हैं? हमारे शारीरिक तापमान को नियंत्रित करती है। इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? हमारे शरीर का फिक्स तापमान है, तो जैसे हमारे तापमान बढ़ेगा वैसे क्या होता है, हमारे शरीर से पसीना छूटना शुरू हो जाता है। ये इसका सबसे पहला कार्य है। दूसरा कार्य, इसी ग्लैंड का जो सेकंड फंक्शन है, दूसरा कार्य क्या है? रिमूव इट रिमूव ऑल द कैटाबॉलिक वेस्ट। कैटाबॉलिक वेस्ट, रिमूव ऑल द कैटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे शरीर से जितना भी उपापचय अपशिष्ट होता है, ठीक है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य ये करती है। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं यह उपचय, उपचय शिष्ट, उपचय शिष्ट का उत्सर्जन, यानी कि
अब कैटाबोलिक वेस्ट में कौन कौन सा वेस्ट आता है, जैसे जितने भी नॉन एसेंशियल सॉल्ट्स होते हैं, कई बार एसेंशियल्स भी होते हैं हमारे शरीर से, जितने भी एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं या फिर एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंतर्गत जितने भी अतिरिक्त लवण है या फिर अतिरिक्त खनिज है, उन सभी को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? हमारे शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने के लिए ये करती है हमारी स्वेट ग्लैंड, ये करती है हमारी पसीना ग्रंथि। तो पसीना ग्रंथि क्या करती है? हमारे शरीर के अंतर्गत जितना भी अल्कोहलिक वेस्ट है, जितना भी उपसय अपशिष्ट है, उस सारे के सारे अपशिष्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है, जो कि जिस कारण से हमारे शारीरिक तापमान को वो निश्चित कर पाती है। तो जो हीट प्रोड्यूस हमारे शरीर के अंदर हो रही थी, उस एक्स्ट्रा हीट को वाटर के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल देगी, पसीने के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल देगी। ठीक है, समझे इस बात को? यस और नो? हाँ या ना? बेटा ऐसा किसी ने नहीं कहा मैम जो हाइट में छोटा होता है वो एसएससी नहीं पढ़ सकता क्या? बेटा एसएससी के हर एक पोस्ट पे हाइट नहीं मांगी गई है रंजन। अंश हमारी जो रेगुलर क्लास की टाइमिंग है वो है रात में 8 से 9 बजे। ठीक है? बेटा जितने भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं क्लास के एंड में लिया करो, क्लास के स्टार्टिंग में या फिर क्लास के बीच में मैं डाउट्स नहीं बताती और ना ही बेटा मैं बताऊंगी। तो आपके जो डाउट्स हैं उन सभी को क्लास के लास्ट में, बीच में तब हम पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे सिर्फ ध्यान देना है चीजों पर, उस टाइम पे सिर्फ ध्यान देना है आपको कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, जो चीज़ आपको बताई जा रही है उन पर। ठीक है भाई? चलिए, डन। अब तीसरा आपको ये पता ही है कि भाई प्रोडक्शन ऑफ स्वेट। आप ये तो कह सकते हो, हालांकि ये कोई कार्य नहीं है, पसीना। ठीक है, पसीने को बाहर निकालना। ये कार्य है किसका? ये कार्य होता है, बेसिक कार्य क्या है? शारीरिक तापमान को निश्चित करना। दूसरा कार्य क्या है इसका? हमारे शरीर से जितना भी कैटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको रिमूव कर देना। ठीक है? इज इट ओके? डन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कितने ग्लैंड हो गए? 3 ग्लैंड को हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 ग्रंथियां हैं जो हमारी कवर हो चुकी है। कौन कौन सी? ठीक है, स्वेट ग्लैंड, सबीशियस ग्लैंड और ईयर ग्लैंड। चलिए चलते हैं चौथी ग्लैंड की तरफ। चौथी ग्रंथि कौन सी है हमारी? दैट विल बी द सलाइवरी ग्लैंड। फोर्थ ग्लैंड की तरफ आइए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। हालांकि सलाइवरी ग्लैंड को हम कहाँ पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। सलाइवरी ग्लैंड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिसको हम डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के अंतर्गत। तो इसको हम सलाइवरी ग्लैंड को इस चैप्टर के अंदर हम नहीं पढ़ेंगे, बट इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है वो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सीधा सीधा यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारे शरीर के अंतर्गत ना हमारी बॉडी में एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम हमारे जो बक्कल कैविटी है, मुख गुहा है, मुख गुहा के अंतर्गत एक ग्रंथि होती है, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैसे पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, एक बार इसको देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर ये लोकेटेड होती है और किस तरीके से ये जो ग्लैंड है हमारी बक्कल कैविटी में पाई जाती है। चलिए भाई आ जाओ। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ सलाइवरी ग्लैंड की, अगर मैं लार ग्रंथि की बात करती हूँ, तो भाई हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पाचन तंत्र है, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत और इसी पाचन तंत्र के अंतर्गत पाई जाती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, या फिर इसी के अंतर्गत पाई जाती है हमारी लार ग्रंथि। ठीक है, कैसे होती है? लेट मी जस्ट हैव अ लुक। एक बारी इस पे नजर डाल लेना कि किस तरीके से हमारी सलाइवरी ग्लैंड हमारी बक्कल कैविटी में पाई जाती है, जिसको हम पूरी पढ़ेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। बट आइए देखो, 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी
बक्कल कैविटी या फिर हमारी मुख गुहा के अंतर्गत पाई जाती है। अब कहाँ-कहाँ पर है? एक बारी उस पे आप नज़र डाल लीजिए कि कहाँ-कहाँ पर ये पाई जाती हैं। चलिए भई आइए फटाफट से जागे जागे देखिएगा, अगर मैं बात करती हूँ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की देखो, अगर हम अपनी बक्कल कैविटी की बात करें, अगर हम अपनी मुख गुहा की बात करते हैं, तो हमारी बक्कल कैविटी के अंतर्गत, हमारी मुख गुहा के अंतर्गत 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो कि पाई जाती है। 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, 3 प्रकार की लाल ग्रंथियाँ हैं, जो कहाँ पर जो कि सीधा-सीधा अगर मैं कहूँ हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के अंतर्गत पाई जाती है, हमारी लार ग्रंथि के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है? अब ये कौन-कौन सी है? लेट्स जस्ट हैव अ लुक। देखो, ये रही सलाइवरी ग्लैंड। देख पा रहे हो सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमारा गाल है, इस गाल के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसको चिक ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम जानते हैं देखो गाल के इस वाले पार्ट में पाई जाते हैं जिसको हम पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। दूसरी होती है हमारे होंठ के बिल्कुल पास और एक होती है हमारे होंठ के नीचे। जो सबसे पहली ग्रंथि हमारी है, ये कौन-सी ग्रंथि है? इसको हम जानते हैं पैरोटिड ग्रंथि के नाम से। इसको जाना जाता है आपका पैरोटिड ग्लैंड या फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं? इस ग्रंथि को हम जानते हैं पैरोटिड ग्रंथि के नाम से। इसी के साथ-साथ जो दूसरी ग्रंथि है, वहाँ पर हमारे होंठ के पास यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है हमारे होंठ का, इस पार्ट में होंठ के पास ये ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है? हमारे होंठ के ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ होंठ के पास ये ग्रंथि होती है, जिसको हम सब मैक्सिलरी या फिर सबलिंगुअल 2 नामों से इसको जाना जाता है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड के अलावा उसी ग्रंथि का दूसरा नाम भी है। इसी को हम लोग जानते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड के नाम से। सबलिंगुअल ग्लैंड या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये है दूसरी ग्रंथि। और जो तीसरी ग्रंथि होती है हमारे जबड़े का जो नीचे वाला भाग है, जबड़े के नीचे वाले भाग को ना मैंडिबुला कहा जाता है। तो इसी मैंडिबुला के नीचे यहाँ पर आपने टॉन्सिल्स सुना होगा, तो यहाँ पर मोटी-मोटी गांठ बन जाती है, तो जहाँ पर टॉन्सिल्स होते हैं, यहीं पर एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम जानते हैं सबमैंडिबुलर के नाम से। इनको हम जानते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये 3 विशेष प्रकार की लार ग्रंथियाँ हैं, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, जो कि हमारे जबड़े के अंतर्गत पाई जाती है। पैरोटिड दूसरी है सबमैक्सिलरी या फिर सबलिंगुअल, हिंदी में इनको इसी नाम से जानते हैं, सबमैक्सिलरी सबमैक्सिलरी ग्रंथि और दूसरी कौन-से नाम से जानी जाती है? दूसरी जानी जाती है आपकी सबमैंडिबुलर। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं सबमैंडिबुला। तो इसको हम सबमैंडिबुलर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। दूसरी कौन सी है? सबलिंगुअल के नाम से इसको जाना जाता है। इसको किस नाम से हम जानते हैं? इसको हम जानते हैं सबलिंगुअल ग्रंथि के नाम से। ठीक है? सबमैक्सिलरी ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि या फिर सबमैंडिबुलर ग्रंथि। ये 3 ग्रंथि है जो कि हमारी बक्कल कैविटी या फिर हमारी मुख गुहा के अंदर पाई जाती हैं। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लार ग्रंथि है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कितनी लार ग्रंथि हमारे शरीर के अंतर्गत होती है? तो हमारे शरीर में कुल मिलाकर के 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और ये कहाँ पर स्थित होती है?
इनकी लोकेशन आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, दे आर फाउंड इनसाइड द बक्कल कैविटी। ये सभी कहाँ पर पाई जाती है? सो दे आर फाउंड इनसाइड बक्कल कैविटी। ये सब कहाँ पर पाई जाती है? तो ये सभी के सभी हमारी मुख गुहा के अंतर्गत पाई जाती है। ये सभी के सभी स्थित है हमारी बक्कल कैविटी के अंतर्गत। यानी कि कुल मिलाकर कहाँ पर स्थित है? तो ये सभी स्थित है हमारी मुख गुहा के अंतर्गत। ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब इन तीनों ग्रंथि का कार्य क्या है? अगर हम इन तीनों ग्रंथि के कार्य की बात करें, अगर हम इन तीनों ग्रंथि के फंक्शन की बात करें, ये बताइएगा आप, इनका फंक्शन क्या है, इनका कार्य क्या है? तो सरकार, अगर मैं इन तीनों ग्रंथि के फंक्शन की बात करती हूँ, अगर मैं इन तीनों ग्रंथि के कार्य की बात करती हूँ, तो इन तीनों ग्रंथि का कार्य होता है प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, यानी कि लार का निर्माण। इनका कार्य क्या है? तो इनका कार्य है प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा यानी कि इनका कार्य है लार का निर्माण। लार का क्या कार्य है ये पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। इनका कार्य होता है लार का निर्माण। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक रोग के बारे में सुना होगा जिसको हम जानते हैं मम्प्स के नाम से। ठीक है, मम्प्स, जिसको किस नाम से जाना जाता है? जिसको जाना जाता है गलसुआ रोग के नाम से। तो आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे ये बता सकते हैं कि मम्प्स किसके अंदर हो सकता है? मुझे ये पता है 70 ऑफ द स्टूडेंट, 70% ऑफ द स्टूडेंट इनका आंसर कर सकते हैं। बताइए जल्दी से। हाँ जी, चलिए बताइएगा। सो व्हाट विल बी, तो हमारे गले में होने वाला रोग कौन सा है? तो माउथ, माउथ में कहां पर? माउथ में होता है। चलिए, वेरी नाइस, कुछ स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है। मम्प्स किसके अंदर, कौन से ग्रंथि के अंदर होता है? पैरोटिड ग्रंथि। कौन से ग्रंथि? हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली जो पैरोटिड ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि के अंतर्गत होने वाला एक वायरल इन्फेक्शन है पैरोटिड ग्लैंड के अंतर्गत होने वाला एक वायरल इन्फेक्शन है। एक वायरल इन्फेक्शन, ये क्या है सरकार? तो ये कहीं ना कहीं एक विषाणु जनित रोग है। वायरल इन्फेक्शन है, या फिर मैं सीधा सीधा कह दूं तो ये एक विषाणु जनित रोग है। तो किसके कारण हमारे शरीर के अंतर्गत होता है? जो कि विषाणु के कारण हमारे शरीर के अंतर्गत फैलता है। ठीक है भाई, बताइए। बस, चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नहीं होता है। ये होता है हमारी पैरोटिड ग्रंथि। अब देखो होता क्या है, मम्प्स का रीजन क्या है? ये पैरोटिड ग्रंथि के अंतर्गत होने वाला वायरल इन्फेक्शन है। इसका कारण क्या है? अगर आप कभी भी ठंडा और कंटामिनेटेड, अगर आप कोल्ड एंड कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड भोजन या जल पीते हो जिसके कारण, जैसे कि कई बार ऐसा होता है आपने रात में आइसक्रीम खाई और सुबह उठ के देखा तो आपका पूरा गला दर्द कर रहा है, पूरे गले में यहाँ पे स्वेलिंग आ रखी है। इसका मतलब वो जो आइसक्रीम थी वो कंटामिनेटेड थी। तो ये किस कारण होता है? ठंडा और दूषित भोजन, ठंडा और
दूषित जल या भोजन के कारण ऐसा होता है। ठीक है। अक्सर कब होता है? ये ठंड में होता है, कोल्ड। यानी कि ये कब होता है? विंटर्स में ज्यादा होती है बीमारी, विंटर्स। ये रोग जो है सर्दियों में ज्यादा होता है, अक्सर सर्दियों में आपको देखने को मिलता है, ठंड के कारण, कि जो पैपिलोमा वायरस के कारण ये होता है। और जो पैपिलोमा वायरस होता है, ये ठंड में ज्यादा सक्रिय होता है। कंटामिनेटेड जल या भोजन के कारण हमारे शरीर में पैपिलोमा वायरस एंटर कर जाता है, जो कि हमारी पैरोटिड ग्रंथि को इन्फेक्ट कर देता है, जिसके कारण से हमारे गले में, पूरे गले में सूजन, पूरे ग्रासरी में सूजन, पूरे थ्रोट में सूजन, जिसके कारण से मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल स्वेलिंग होती है, दर्दनाक सूजन होती है, जिसके कारण से ना आप किसी चीज को निगल सकते हैं, ना किसी चीज को उगल सकते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेनफुल स्वेलिंग होती है हमारी थ्रोट के अंदर, हमारी पैरोटिड ग्रंथि के अंतर्गत। तो भाई ये तीन प्रकार की लार्य ग्रंथि है, जो कि हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथि को हम चिक ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। दीज आर ऑल्सो नॉन एज द चिक ग्लैंड। ये कहाँ पर पाई जाती है? हमारे गाल के अंतर्गत पाई जाने वाली है। तो गाल के अंतर्गत पाई जाने वाली ग्रंथि है, तो गाल की ग्रंथि इसको कहा जाता है। चिक ग्लैंड के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है। और टॉन्सिल्स जो होते हैं वो किसमें होते हैं? टॉन्सिल्स जो होते हैं ये होते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड के अंतर्गत। सलाइवा का क्या फंक्शन है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। समझे बात को? चलिए, तो ये हमारी कौन से नंबर की ग्रंथि होगी? तो ये हमने पढ़ी है चौथी ग्रंथि, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी द मेमोरी ग्लैंड। इसके बाद हम किस ग्रंथि को देखेंगे? ठीक है। इसके बाद जो हम, यार लोग ना, मुझे तुम लोगों की एक बात बहुत ही, मतलब आप लोगों को एक बात समझा रही हूँ मैं आज, उस चीज को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। जिस टाइम पे आप करंट में पढ़ते हैं ना, ये सबसे बड़ी गलत बात है आप लोगों की, आप करंट पे ध्यान नहीं देते। आपको पास्ट चाहिए, आपको फ्यूचर चाहिए। करंट में कभी नहीं जीते। मैडम जो अभी पढ़ा रही है, आप उसके नोट्स बनाओ ना, साथ साथ पेन कॉपी लेकर के बैठो ना। पिछले पे क्यों लगे हुए हो? पिछले 1 घंटे में मैं 20 बार आपको ये बता चुकी हूँ, पिछली 2 वीडियो अपलोड नहीं हुई है, किस कारण से अपलोड नहीं हुई है। आप 1 घंटे बाद जागते हो, फिर आपका मन करता है कि मैम ये वीडियो अपलोड नहीं हुई है। एक बार मैं बता चुकी हूँ, क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछो, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है। टेक्निकल ग्लिच के कारण वो वीडियोस अभी तक अपलोड नहीं हो पाई हैं। ठीक है। तो इस चीज को समझो। समझे बात को? यस और नो? समझे होंगे भाई। चलो, तो नेक्स्ट ग्लैंड है, फटाफट से हेडिंग लगा दीजिएगा, दैट विल बी द मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ठीक है। आपको लगाना है सबसे पहले, अगर हम बात करते हैं, फटाफट हेडिंग लगा लीजिए, मैमरी ग्लैंड्स। अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। आपको फंक्शन बताना है मैमरी ग्लैंड्स का। एक्चुअल में मैमरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड्स? फटाफट बताएंगे। चलिए, आइए जल्दी से, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड्स? इसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। हेडिंग लगाना है फटाफट से, मेमोरी ग्लैंड्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं ग्रंथियां। सो व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स? स्तन ग्रंथियों का फंक्शन क्या होता है? अगर हम स्तन ग्रंथियों के फंक्शन की बात करें, बताइए। सो बेसिकली दीज आर द मेमोरी ग्लैंड्स। इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं स्तन ग्रंथियों के नाम से। सो दीज आर द मेमोरी ग्लैंड्स।
अब इनका फंक्शन क्या है? चलिए बताइए जल्दी से, इनका फंक्शन क्या होगा? ठीक है, ये है आपकी पांचवी ग्रंथि। फिफ्थ ग्लैंड, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम जानते हैं मैमरी ग्लैंड्स के नाम से। मैमरी ग्लैंड्स, या फिर इन्हीं को हम किसका नाम देते हैं? इन्हीं को हम नाम देते हैं स्तन ग्रंथि। अब भाई जो स्तन ग्रंथि है, जो मैमरी ग्लैंड्स हैं, सबसे पहला पॉइंट, दे आर ओनली प्रेजेंट इनसाइड द मैमल्स। यह केवल किसके अंतर्गत पाई जाती है? तो यह केवल स्तनधारियों के अंतर्गत पाई जाती है। ओनली प्रेजेंट, दे आर ओनली प्रेजेंट inside mammals. They're only present inside mammals. यह केवल स्तनधारियों के अंतर्गत पाई जाती है। यह केवल स्तनधारी स्तनधारियों यह केवल स्तनधारियों के अंतर्गत पाई जाती है। पाई जाती है। बताइए, तो केवल और केवल किसके अंदर है? तो ये केवल और केवल स्तनधारियों के अंतर्गत पाई जाती है। मेल फीमेल दोनों में होती है, मेल्स में भी होगी, फीमेल्स में भी होगी, बट मोस्ट एक्टिव किसके अंदर होती है? मोस्ट एक्टिव होती है फीमेल्स के अंतर्गत। पाई दोनों में पाई जाती है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है? व्हाट विल बी देयर फंक्शन? इनका फंक्शन क्या है? इनका कार्य क्या है? ठीक है, अगर हम इनके कार्य की बात करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनका कार्य क्या है? तो भाई इनका कार्य है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दूध का निर्माण। और किसके अंतर्गत? मां के शरीर में। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इनसाइड मैमेरी ग्लैंड्स। आप सीधा कह सकते हो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इनसाइड मदर बॉडी आफ्टर पार्चुरेशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पार्चुरेशन का मतलब नहीं पता होगा। पार्चुरेशन को हम क्या कहते हैं? पार्चुरेशन को हिंदी में हम प्रसव कहते हैं। और प्रसव हम किसे कहते हैं? प्रसव कहते हैं हम जिसको हम आम भाषा में डिलीवरी भी कहते हैं, यानी कि बच्चे का जन्म, बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे के जन्म को हम, इस अवस्था को हम पार्चुरेशन कहते हैं, इस अवस्था को हम प्रसव कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? बच्चे का जन्म। ये तो आम भाषा है, मेडिकल भाषा में इसको पार्चुरेशन या फिर प्रसव कहा जाता है, यानी कि बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का जन्म। माँ के शरीर में जो दूध का निर्माण होता है, वो बच्चे के जन्म के पश्चात होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसका कार्य क्या है? बच्चे के जन्म के पश्चात, बच्चे के जन्म के पश्चात, बच्चे के जन्म यानी कि प्रसव के पश्चात माँ के स्तन में, माँ के स्तन में दूध का निर्माण, दूध का निर्माण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो भाई दूध के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, कौन सा हार्मोन आवश्यक है, ये बताइएगा। ठीक है, दूध के निर्माण के लिए, दूध के निर्माण के लिए आवश्यक हार्मोन, आवश्यक हार्मोन।
तो वह कौन सा हार्मोन है जो कि दूध के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो भाई ये कौन सा हार्मोन होता है? दैट इज लैक्टोजन। लैक्टोजन नाम का हार्मोन है लैक्टोजन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है दूध के निर्माण के लिए। ठीक है, देखो इस लैक्टोजन हार्मोन का श्रवण कौन करता है? तो इसका श्रवण को दूध के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है लैक्टोजन। देखिए, और कभी भी ये स्तन ग्रंथियां नहीं करती हैं। स्तन ग्रंथियों का कार्य क्या है? इसके अंदर स्ट्रोमा सेल होती है जिनका कार्य होता है दूध का निर्माण। और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना, देखो ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हो, ये वाले स्ट्रक्चर, ये स्ट्रोमा सेल्स कहलाती हैं। इन्हीं के अंदर माँ के शरीर में दूध का निर्माण होता है। और इनके अंदर दूध का निर्माण कब होता है? लैक्टोजन हार्मोन आकर के इनको सक्रिय करता है। लैक्टोजन हार्मोन का स्रवण कौन करता है? तो लैक्टोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिस हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द मेमरी ग्लैंड। लैक्टोजन हार्मोन का श्रवण कभी भी स्तन ग्रंथियों के द्वारा नहीं किया जाता। इस हार्मोन का श्रवण किया जाता है यूट्री ग्लैंड के द्वारा। इस हार्मोन का श्रवण किया जाता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। होता क्या है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के पश्चात तुरंत बाद जो पीयूष ग्रंथि होती है, हमारे ब्रेन में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि, ये क्या करेगी? ये लैक्टोजन नाम के हार्मोन का श्रवण करेगी। देखो कैसे चलेगा, हमारे ब्रेन में कौन सी ग्रंथि मौजूद है? हमारे ब्रेन के अंतर्गत मौजूद है एक पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं पीयूष ग्रंथि के नाम से। तो हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क के बेस में एक ग्रंथि पाई जाती है कुछ इस तरीके से, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, बच्चे के जन्म, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के जन्म के पश्चात, जैसे ही एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, उसके तुरंत बाद क्या होगा? उसके तुरंत बाद, है ना, बच्चे का जन्म हो गया हंसते खेलते हुए, तो बच्चा रो रहा है, "मुआ, मुआ, दूध चाहिए मुझे, मुझे दूध चाहिए।" बच्चे का जैसे ही जन्म होगा, उसके तुरंत बाद क्या होता है? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये लैक्टोजन हार्मोन का श्रवण शुरू कर देती है। ये क्या करती है? ये लैक्टोजन हार्मोन का श्रवण शुरू कर देती है। लैक्टोजन हार्मोन का श्रवण। भाई, बच्चे के जन्म से पहले अगर माँ के शरीर के अंतर्गत लैक्टोजन का लेवल ये था, तो बच्चे के जन्म के पश्चात लैक्टोजन का लेवल ये हो जाता है, लैक्टोजन का अमाउंट माँ के शरीर में बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे समझिएगा। जैसे ही लैक्टोजन प्रोडक्शन बढ़ा, अब ये लैक्टोजन क्या करेगा? किसने छोड़ा? इसका श्रवण किसने किया? तो भाई फिर से मैं बता रही हूँ, लैक्टोजन हार्मोन का श्रवण किसने किया? इसका श्रवण किया पीयूष ग्रंथि ने, श्रवण किया लैक्टोजन हार्मोन का। अब ये लैक्टोजन हार्मोन आगे जाएगा, बच्चे के जन्म के पश्चात तुरंत ये क्या करेगा? ये मैमरी ग्लैंड को एक्टिव करेगा। ये क्या करेगा? ये तुरंत के तुरंत क्या करेगा? इट विल एक्टिवेट मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, एक्टिवेट इट विल एक्टिवेट्स मैमरी ग्लैंड्स। ये क्या करेगा? ये सीधा सीधा जाएगा और माँ के शरीर के अंतर्गत मैमरी ग्लैंड्स को एक्टिव करेगा। इट विल एक्टिवेट मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये क्या करेगा? माँ के शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली जो स्तन ग्रंथियां हैं, ये स्तन ग्रंथियों को सक्रिय करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इट विल एक्टिवेट मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इट विल एक्टिवेट मेमोरी ग्लैंड्स फॉर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और ये हमेशा बच्चे के जन्म के पश्चात होता है। इस स्टेटमेंट को मैं कई बार बोल चुकी हूँ,
इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मेन कार्य क्या है? टू एक्टिवेट द मेमोरी ग्लैंड्स। समझे इस बात को? तो भाई पीयूष ग्रंथि ने लैक्टोजन को छोड़ा। लैक्टोजन क्या करेगा? स्तन ग्रंथियों को सक्रिय, दूध के निर्माण के लिए, आप सीधा कह सकते हो दूध के निर्माण के लिए स्तन ग्रंथि को सक्रिय सक्रिय करता है। ठीक है, इसके अंदर जो ये स्ट्रोमा सेल है यही क्या करेंगे? यही मिल्क का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। ये क्या करेंगे? ये आगे जाकर के माँ के शरीर के अंतर्गत दूध का निर्माण शुरू कर देगी। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब देखो, तो दूध का निर्माण हुआ तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माँ के शरीर के अंतर्गत माँ के पहले दूध में कौन सी एंटी बॉडी पाई जाती है, फिर कौन सा तरीके से अगर हम बात करते हैं हमें प्रोटेक्शन देने के लिए, कहते हैं ना कि बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले माँ का दूध पिलाना चाहिए, इसके बाद आप कुछ भी पिलाओ। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एंटीबॉडी या फिर ग्लोबुलिन प्रेजेंट इनसाइड द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर। देखो किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन? विच एंटीबॉडी, विच एंटीबॉडी, विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट, विच एंटीबॉडी, which antibody is which antibodies are present inside first milk of mother। मतलब होती तो माँ के दूध में सबसे ज्यादा कौन सी होगी? ठीक है, माँ के पहले दूध में पाई जाने वाली एंटीबॉडी, माँ के पहले, कहते ना कि भाई, कहते ना कि आजा माँ का दूध पिए तो आजा देख लेंगे तेरे में कितना दम है ना, पिए माँ का दूध, कहते ना ऐसे। भाई जिसने माँ का दूध पिया है वो दुनिया भर की कोई ताकत उसे, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसे हिला सके। जिसने भी माँ का दूध पिया है, तो मैंने क्या कहा है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उस इंसान को हिला दे। चलिए, तो विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इनसाइड द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, बताइए फटाफट से, हाँ या ना? बताइए, माँ के पहले, जाने वाली, माँ के पहले दूध के अंतर्गत पाई जाने वाली एंटीबॉडी, माँ के पहले दूध के अंतर्गत पाई जाने वाली एंटीबॉडी, बताइए। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, विच ग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इनसाइड द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? आईजीए, आईजीए, इट इज अ एंटीबॉडी, या फिर इट इज अ ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, इट इज अ ग्लोबुलिन। एंटीबॉडी या फिर ग्लोबुलिन का कार्य क्या होता है? तो जो एंटीबॉडी होती है या फिर ग्लोबुलिन का कार्य होता है, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द इन्फेंट।
यानी कि नवजात शिशु को ये रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। नवजात शिशु को नवजात शिशु को रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करना। तो सरकार ये कार्य किसका है? ये कार्य है सीधा सीधा अगर मैं कहूं आईजीए नामक एंटीबॉडी का। ये किसमें पाई जाती है? सो दिस इज बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं बेटा तूने माँ का दूध पिया है, क्योंकि माँ के पहले दूध में जो ताकत है ना भाई साहब, आपको दुनिया भर के रोगों से बचाने की क्षमता रखता है। बस, चलिए कितनी ग्लैंड्स हमारी हो चुकी है? तो हम 5 ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं। इसके बाद कौन सी ग्लैंड आती है हमारी? इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भाई इसके बाद आती है हमारी सिक्स्थ ग्लैंड, जिसको हम जानते हैं लिवर के नाम से। और लिवर को हम कहाँ पर पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। सिक्स्थ ग्लैंड है हमारी लिवर, या फिर अगर हम बात करते हैं यकृत, और यकृत को हम कहाँ डिस्कस करते हैं? इसको पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम। सेवेंथ ग्लैंड कौन सी है हमारी? सेवेंथ ग्लैंड है हमारी पैनक्रियास, जिसको हम जानते हैं अग्नाशय के नाम से। तो ये दोनों की दोनों जो ग्रंथियां है, इन दोनों ग्रंथियों को वी विल बी डिस्कसिंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन दोनों ग्रंथियों को हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। इनको हम पढ़ने वाले हैं सरकार पाचन तंत्र के नाम से। डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र के अंतर्गत हम इनको डिस्कस करेंगे। समझे बात को? चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। ये था आज की कहानी, जिसमें हमने सारी की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड को पढ़ लिया है। हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है, अक्सर टीचर इस पार्ट को नहीं पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, पेपर में सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स पूछी जाती है, तो इन ग्लैंड्स के काम को ही छोड़ देते हैं, इनको पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आज शाम को क्लास होगी आपके 7:30 बजे, और 7:30 बजे वाली क्लास में मैं पूरी की पूरी एंडोक्राइन सिस्टम मतलब शुरू करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को। तो एक और क्लास होगी आज आपकी शाम को 7:30 बजे। चलिए, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अब आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। ठीक है, बताइए। चलिए, बट आशिनी देव, पहले जो चैप्टर चल रहा है बेटा उसको तो पढ़ लो। मतलब ये बात नहीं है यार, ये मतलब मैंने क्या कहा है, आप करंट में कभी भी नहीं जीते हो। अभी जो आपका चैप्टर चल रहा है पहले उस चैप्टर को पढ़ो, कल बायोलॉजी पर भी पहुंचेंगे। पहले जो आप करंट में कभी नहीं जीते हैं, मतलब अभी फिलहाल में जो पढ़ रहे हैं सरकार, पहले उस चैप्टर को कवर करो, उसके बाद बढ़ेंगे ना आगे। मतलब जो करंट है करंट को नहीं पूछेंगे ना, इनको फ्यूचर की भविष्य, तभी एक जगह नहीं टिक पाते ना, तभी इनके ब्रेकअप इतनी जल्दी होते हैं। जो करंट में है उसके साथ टाइम को एंजॉय नहीं करेंगे। मतलब करंट में तुम इतना बढ़िया चैप्टर पढ़ रहे हो, एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड्स के बारे में जान रहे हो, हार्मोन्स के बारे में जान रहे हो, इस चैप्टर को एंजॉय नहीं करेंगे, इस चैप्टर को नहीं समझेंगे। इनको क्या चाहिए? सेल बायोलॉजी चाहिए, किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिएगा, किसी को स्केलेटन सिस्टम चाहिएगा, है ना? चलिए, डन। चलिए, नीतीश कुमार कह रहे नो डाउट मैम, वेरी नाइस। चलिए, तो पीडीएफ इसकी क्लास के बाद अभी मैं अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, चलिए सरकार, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर। शाम को मिलते हैं आप लोगों से 7:30 बजे।